सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की तासिका में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण की जानकारी प्राप्त करेंगे, पर सबसे पहले हम व्याकरण क्या है ये जान लेते हैं। जिन नियमों के अंतर्गत किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना एवं ठीक प्रकार से समझना आता है, उन्हें ही हम व्याकरण कहते हैं, अथवा व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है। व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है हमें भाषा के लिए वे विद्या जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ते, लिखते एवं समझते हैं, उसी को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा का ज्ञान करते हैं। जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तब उस भाषा को लिखने के क्या नियम होने चाहिए, या जब हम कोई भाषा बोलते हैं तब उस भाषा को बोलने के सही नियम क्या होने चाहिए, और यदि हम कोई भाषा पढ़ते हैं तो उस भाषा को पढ़ने के सही नियम क्या होने चाहिए। तो मतलब पढ़ने, लिखने, बोलने या समझने के लिए हम जिन नियमों का प्रयोग करते हैं, उन सभी नियम के रूप को ही हम व्याकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली तासिका में हमने पाठ 2 गीत इसका स्वाध्याय हेतु प्रश्नोत्तर हल किया था। उसी में हमको विकारी शब्दों की जानकारी लिखनी थी, तो आज मैं उसकी जानकारी आप लोगों को दूंगी। हमारा पहला पॉइंट है संज्ञा। संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कृष्णा, राधा, मुंबई। जैसे कि जो हमारा नाम है वो शब्द क्या है? संज्ञा। जिस स्थान पे हम रहते हैं वो शब्द क्या है? संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी एक ही पदार्थ का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, मुंबई। अब मुंबई एक ही ऐसा शहर है जिसे हम मुंबई एक ऐसा शहर है जिसका नाम लेते ही हम तुरंत समझ जाएंगे कि मुंबई कहाँ पे है। तो यह एक पर्टिकुलर नाम जो होता है उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी जाति के गणना करने योग्य संपूर्ण पदार्थों का बोध होता है। जैसे कि अगर कभी आप विद्यालय आए और आपको विद्यालय में कहा जाए कि सभी छात्र बाहर आएंगे, तो उस दौरान कक्षा के सभी छात्र ही बाहर आते हैं, क्योंकि उन्हें एक गणना करने योग्य, मतलब उनकी गिनती के लिए एक बोध कराने हेतु एक नाम दिया गया है छात्र। तो उससे उनको पता चलता है कि हमें बाहर आना है। वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से पदार्थों के किसी एक समूह अथवा एक जैसे संपूर्ण समूहों का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह का क्या अर्थ होता है? जैसे कि ग्रुप, मतलब एक या दो से अधिक लोगों का जो समूह होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब वो समूह कहाँ होता है? जैसे कि सभा, कक्षा, झुंड, परिवार, मेला। ये सब जगहों को जहाँ दर्शाया जाता है वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थों का बोध होता है जिनकी गणना नहीं की जा सकती, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप देखिए, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे घर में हो गया अनाज, दूध, तेल, पानी, इन सब की हम गणना नहीं कर सकते हैं, वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से पदार्थ की किसी गुण अथवा धर्म का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, क्रोध, पढ़ाई, नींद आदि। आगे देखिए सर्वनाम और सर्वनाम की
सर्वनाम के भेद। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अब आप अपना नाम लेकर तो बार बार बात नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने नाम की जगह जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक का क्या मतलब है? देखो, वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, और अन्य पुरुष मतलब वक्ता सुनने वाले को जब किसी तीसरे के बारे में बोल रहा है तो वो क्या है? अन्य पुरुष। वक्ता कौन सा शब्द यूज़ करेगा? मैं, हम। और श्रोता के लिए हम कौन सा, जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज़ करेंगे? तुम। और आप, तुम, तुम्हारी, तुम्हें। उसके बाद अन्य के लिए हम कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? वह, वे, उन्हें, उसे, उसने। मतलब इन तीन शब्दों के लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर के किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता का क्या मतलब मैंने आपको बताया था? बोलने वाला। मतलब उसके पास जो बुक है, जैसे कि अगर हमने कोई बुक ली है और उसे हम बोलेंगे कि ये हिंदी की किताब है, तो यह निश्चय है कि जो मेरे हाथ में किताब है वो क्या है? वो हिंदी की ही किताब है। तो ये कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर हम घर में बैठे हैं और हमारा डोरबेल बजता है तो हम क्या कहेंगे? कोई आया है। मतलब हमें पता नहीं है कि बाहर कौन है, हमने सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया कि बाहर कोई आया है, तो वो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। अब जैसे देखिए, हम घर में रहते हैं तो हमारा एक दूसरे सदस्य के प्रति जो संबंध होता है, उसी तरह वाक्यों को जोड़ने के लिए भी कुछ ऐसे शब्द बनाए गए हैं जिससे वाक्यों के संबंध बनते हैं। जैसे जो भारत ने किया वह कोई नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो और वह, यह कौन सा शब्द? इस वाक्य में जो और वह संबंधित सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, निजवाचक सर्वनाम। निज का क्या अर्थ होता है? जो हम स्वयं के लिए करते हैं, जो हम खुद ही कर लेते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग निजत्व दर्शाने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप निबंध लिखूंगा, मोहन अपने आप को सुधार रहा है। आगे देखिए, क्रिया में जो भी हम काम करते हैं वो सब क्रिया है। जैसे कि हम एक सुबह से शाम होने तक उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, वो सब हमारी क्या है? क्रिया है। क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का क्या अर्थ है? जिस क्रिया का फल कर्ता से निकलकर दूसरी वस्तु पर पड़ता है। मतलब अब कर्ता अपना जो काम है वो दूसरे से कर रहा है, वो क्या है? सकर्मक क्रिया। जैसे डाकिया पत्र लाया। इस वाक्य में लाना क्या है? डाकिया का क्रिया है, पर कर्ता डाकिया से निकलकर पत्र पर पड़ता है। मतलब डाकिया क्या लेकर आया है? पत्र लेकर आया है। तो वो क्या हो गया? कर्ता ने अपना कर्म किस पे डाल दिया?
पत्र पे, मतलब वो क्या लेकर आया है, पत्र लेकर आया है। तो ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, मतलब दादाजी खुद से ही धीरे धीरे चल रहे हैं, मतलब उनका जो काम है, वो जो क्रिया कर रहे हैं वो खुद से ही कर रहे हैं। अभी देखिए आगे, सकर्मक क्रिया में जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता और न ही कर्म की उपेक्षा रहती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे देखिए विशेषण और उसके भेद। अब विशेषण देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कि राकेश बुद्धिमान बालक है, तो राकेश कैसा बालक है, बुद्धिमान। तो यह उसका राकेश की विशेषता राकेश की विशेषता क्या है कि वह बुद्धिमान है। अब जैसे कि राधा गोरी लड़की है, तो राधा की विशेषता क्या है कि वह गोरी है। अब इसमें आपको विशेषण और विशेष्य दो प्रकार होते हैं। जैसे कि विशेषण मतलब उसकी विशेषण मतलब जिसकी विशेषता देखी जा रही है, और विशेष्य मतलब किसकी विशेषता देखी जा रही है। जैसे कि राधा गोरी लड़की है, तो गोरी क्या हो गई, विशेषण, और राधा क्या हो गया, विशेष्य। तो विशेषण के चार भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, तो मोहन कैसा लड़का है, अच्छा है। वह इमारत बहुत ऊंची है, इमारत कैसी है, ऊंची। तो जो उसकी ऊंचाई है वो इमारत की विशेषता है, मतलब वो उसका गुण दिखा रहा है, उसके अंदर की जो क्वालिटी है वो बता रहा है, वो क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण, संख्या का मतलब होता है क्वांटिटी, जिसे हम गिन सकते हैं। तो जिस विशेषण से वस्तुओं की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा से 2 लड़के बाहर गए हैं, समारोह में अनेक छात्र उपस्थित हैं। यहाँ पे देखिए मतलब कक्षा से कितने लड़के बाहर गए हैं, 2, जिसे हम गिन सकते हैं। तो वो क्या है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में जैसे हम बता सकते हैं कि कक्षा से 2 लड़के बाहर गए, मतलब यह निश्चित है कि 2 ही लड़के कक्षा के बाहर गए हैं। पर कक्षा से लड़के बाहर गए, पर यह निश्चित नहीं है कि वो कितने लड़के बाहर गए हैं, 2 गए हैं कि 4 गए हैं कि 10 गए हैं। तो वो क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप अथवा तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए हम बहुत सी चीज़ें नाप तोल कर लाते हैं, जैसे कि हमें दूध लेना है, शक्कर लेना है, कपड़ा लेना है, तो हम उसको अभी हम दूध लेने जाएंगे तो हम बोलेंगे ना आधा लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो, 1 लीटर, तो वो हम नाप कर ले रहे हैं। धन लेने जाते हैं, सोना बनाने जाते हैं, तो देखो इसको हम वजन से लेते हैं। तो ये सब क्या है, संख्यावाचक परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक में हम अगर दूध लेने गए तो हम दुकान वाले से बोल कर लेंगे कि हमें 2 लीटर ही दूध चाहिए, हमें 3 मीटर ही कपड़ा चाहिए। पर
अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जिस विशेषण से किसी वस्तु के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम अगर बोलें कि हमारा काम अधूरा रह गया है, अब हमारा काम अधूरा रह गया है पर वो कितना अधूरा है ये कोई निश्चित नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि हमारा 2 ही लाइन अधूरा रह गया है तो ये निश्चित है कि हमको सिर्फ 2 लाइन ही लिखना है। पर अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा काम अधूरा रह गया है तो हमारा कितना काम अधूरा रह गया है यह निश्चित नहीं है। तो यह वाक्य क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक मतलब देखिए सर्वनाम, जैसे कि सर्वनाम के लिए हम कौन कौन से शब्दों का उपयोग करते हैं? यह, वह, मैं, वे, ये सब तो वही सार्वनामिक विशेषण में आएगा। देखो, जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह मकान, वह लड़का, कोई आदमी, ऐसा व्यक्ति, जैसा देश वैसा वेश। देखिए, जैसा देश वैसा वेश मतलब देश और वेश को कौन सा शब्द दर्शा रहा है? जैसा और वैसा। अब प्यारे बच्चों, अब मैंने आपको विकारी शब्दों की जो भी जानकारी दी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक समझें और समझने की कोशिश करें। मैं आपको इसका लिखा हुआ भी PDF के ज़रिए भेज रही हूँ, जिसे आपने जो व्याकरण के लिए नोटबुक बनाया है उसमें लिख कर रखें। धन्यवाद।